तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विज्ञान और कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ चल रही है, आप सभी को मालूम है कि उसकी 5 वीडियो मैं कल तक अपलोड कर चुका हूँ। आज उसकी छठी वीडियो आप लोगों के सामने है। ठीक है, इस छठी वीडियो में दोस्तों 31 सवाल है। तो कभी सवाल कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे आपको लेना देना कुछ नहीं है। आपको तो सिर्फ ये सवाल जो है अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलने हैं। ठीक है, वन लाइनर के रूप में इनको नोट करते हुए चलिए। कुछ स्पेशल अगर मैं बीच में बताता हूँ तो उसको आप नोट करके लिख लिया करें। ठीक है, नोट करके आप उसको नोट कर लें, जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे ही आएंगे पक्का। ये जो नोट वाले सवाल हैं अक्सर ये भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ऐसा ना हो कि भाई कहीं आप इन्हीं प्रश्नों के चक्कर में रह जाएंगे, सर पढ़ा रहे हैं और इन्हीं से सवाल फंस जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुँह से बोली हुई चीज़ें होती हैं उनको नोट कर लेना चाहिए, तो एग्ज़ाम में वो भी आपको फ़ायदा देगी निश्चित ही। और करना वही है लास्ट में आपको। कई छात्र क्या करते हैं बच्चों, मैंने देखा है कमेंट, नाइस सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपकी वीडियो ये है वो है, लेकिन अपने नंबर नहीं बताएंगे। अरे आपने अगर वीडियो देखी है तो आप नंबर बताइए। ठीक है, और अगर किसी सवाल में डाउट है तो आपको डाउट भी पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपके लिए वो डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो, आज की वीडियो वैसे ही लंबी होगी थोड़ी, तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब बता देते हैं। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, घनत्व और आयतन में क्या बताया मैंने आपको, व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया। आयतन को वॉल्यूम लिख लीजिए आप, घनत्व को डी लिख सकते हैं, 1/v। ठीक है, आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होगा, तो बताइए क्या वॉल्यूम वहाँ सबसे कम नहीं होगा? हाँ, वॉल्यूम बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। देखिए क्या होता है, जब 9 डिग्री से जल 4 डिग्री सेल्सियस की ओर जाता है, तो आप खुद ही बताइए 9 डिग्री पे क्या होगा, जल बर्फ के रूप में होगा, या 4 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ बनना शुरू होगा? तो 9 डिग्री से जब 4 डिग्री सेल्सियस की ओर जाता है तो बर्फ बनना यहीं से तो शुरू होगा, जितना कम होता चला जाएगा बर्फ बनना शुरू होता चला जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, यानी बर्फ की फॉर्म में पहुंचना शुरू हो जाता है जल यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है, इस दौरान जब 9 से 4 डिग्री तक घनत्व बढ़ने के कारण आपका आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री से जब 3 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि बर्फ के जमने की पूरी प्रोसेस शुरू हो चुकी होगी और बर्फ शुरुआती दौर में जमना शुरू होगा, उस दौरान जल का घनत्व घटना शुरू होगा, क्योंकि डेंस तो वो हो ही चुका है। अब घनत्व यहां से घटना शुरू होगा और जल के आयतन में यहां वृद्धि होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस फॉर्मूले से समझना है आपको, बल्कि आपको फॉर्मूला ही माइंड में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक्स्ट्रा नोट में आप नोट कर लें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो घनत्व क्या होता है, 1/वॉल्यूम, यानी आपका आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक बच्चों सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, या चुंबकीय बल की? जल्दी से बताइए बच्चों। इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। पारसेक जो है आपकी वो दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की इकाई है पारसेक। और आप ये भी नोट कर लेना, एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ कि चुंबकीय बल की इकाई, क्योंकि इसमें चौथा ऑप्शन आपका चुंबकीय बल है, तो चुंबकीय बल की जो इकाई होती है वो आपकी वेबर होती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, वेबर। ठीक है, अच्छा, दूरी की अगर बात करूं अन्य इकाइयों की, तो दूरी में आप नॉटिकल मील भी ले लेते हैं, जो समुद्री दूरी से जुड़ा हुआ होता है, नॉटिकल मील। और अगर एक नॉटिकल मील की बात कर लें तो 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ, और 1852 मीटर भी लिखा हुआ आ सकता है, 1852 मीटर में भी होता है ये। ठीक है, अब जो है, और बात कर लें किलोमीटर की, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष आपका क्या होता है, 3.26 गुणा 10⁻16 मीटर के। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बोला है ये 2-3 आप नोट कर लेना आंकड़े, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बच्चों आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
एनीमोमीटर, अमीटर, टैक्योमीटर, पायरोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की चाल नापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा, टैक्योमीटर से दाबांतर और पायरोमीटर से उच्च ताप। तो इसमें से बताइए कौन सा आपका मिलान नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बच्चों इसका जवाब बता देते हैं आपको। जो टैक्योमीटर है उससे दाबांतर नहीं नापा जाता, इससे मापा जाता है वायुयान एवं मोटर नाव की गति। वायुयान और मोटर नाव की गति, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा, दूसरा ऑप्शन है आपका एडिंगन सीमा, तीसरा है आपका डायल सीमा और चौथा है आपका फाउलर सीमा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि जिस सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कौन सी सीमा होती है। बच्चों ये मैं आपको थोड़ा पहले वाली वीडियो में भी इसका हल्का सा आउटर व्यू दे चुका हूँ, ठीक है। देखिए 1.4 लिमिट जो होती है ये हमारी चंद्रशिखर सीमा कहलाती है और यही जो सीमा है आपकी, इसी के नाम के आधार पर हमारे तारों का मृत होना, जीवित होना, ठीक है, टूटना, ये सारा जो भी है इसी लिमिट से रिलेटेड होता है, 1.4 लिमिट से। देखिए क्या होता है हमारे जो अंतरिक्ष में है, जब तारा टूटता है तो वहाँ एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। ध्यान रखो आप, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। सुपरनोवा विस्फोट होता है और जब सुपरनोवा विस्फोट होता है ना तो तारा तो बहुत बड़ा होता है, कई पृथ्वी को मिला करके एक तारा बनता है, ठीक है। सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हमारे ब्रह्मांड में। तो जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो जो इस तारे, ये मान लिया ये तारा है हमारा, ठीक है। अब इस तारे का जो है बीच में एक कोर भाग होगा, कोर भाग यानी छोटा भाग होगा। तो जब तारा टूटता है यानी उसके अंदर सुपरनोवा विस्फोट होता है तो बाहर वाला भाग ना टूट करके अंतरिक्ष में बिखर जाता है। इसी विस्फोट को, ये बहुत भयंकर आवाज़ होती है, इसको हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और तारे के बीच वाला भाग जिसे कोर भाग कहते हैं वो वायुमंडल में शेष रह जाता है, वायुमंडल में सॉरी उसमें ब्रह्मांड में। और अब इसी जो कोर वाले भाग की तुलना होती है हम सूर्य के द्रव्यमान से करते हैं। इसके द्रव्यमान की तुलना, कोर वाले भाग के द्रव्यमान की तुलना हम सूर्य के द्रव्यमान से करते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर हम तारों की मतलब कहते हैं कि भाई ये तारा, उसको नाम दे देते हैं कि कौन से तारे का नाम क्या है। जैसे अगर बात करें कि बचे हुए कोर का द्रव्यमान अगर 1.4 गुना से कम हुआ, बचे हुए कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम हुआ तो उसे हम कह देंगे व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन या फॉसिल स्टार। बचे हुए कोर का द्रव्यमान अगर 1.4 लिमिट से 3 लिमिट के बीच हुआ, यानी 3 के बीच हुआ तो इसे हम न्यूटन स्टार कह देते हैं। और 3 से बड़ा अगर होता है तो दोस्तों इसी को हम ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र कहते हैं। ब्लैक होल आपने सुना भी होगा, ब्लैक होल काफ़ी बार आपके सामने आया होगा। तो जब ये लिमिट आपकी 3 से ऊपर हो जाती है, ठीक है, बचे हुए कोर के द्रव्यमान की तुलना सूर्य के द्रव्यमान से करते हैं, यानी 3 से ऊपर चली जाती है तो आपका क्या होता है, तब आपका कहलाता है ब्लैक होल। तो इसी जो 1.4 लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चंद्रशेखर को इस कार्य के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई थी। तो भारतीय वैज्ञानिक थे ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य की आंख में प्रकाश किरणें किस स्थान पर स्त्रायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, ठीक है। कॉर्निया में, नेत्र तारा में, रेटिना में, लेंस में। जल्दी से दीजिए इसका जवाब। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो मानव का नेत्र है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है, इसमें लेंस निकाय होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका प्रकाश तरंगे हैं आँख के किस भाग पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, तो रेटिना वाले भाग से, ठीक है। ये जो रेटिना होती है ना, ये हमारी पतली कोमल सी झिल्ली होती है। तो इसको भी आप देख लेना, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि कई बार लैंग्वेज में फंस जाता है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि उसका कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़िए और आंसर मारिए। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है सवाल आएगा भी नहीं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किसको त्वरित करने में किया जाता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। तो साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा नहीं होगा कभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े होंगे। साइक्लोट्रॉन आपका
सीधी सीधी बात है, आयन को त्वरित करने में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या बोलता है बच्चों, आपके सामने ऑप्शन भी है, देखिए। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण आर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। जो सही उत्तर का चयन करना है आपको कूट से करना है। कूट आपके सामने पहला ऑप्शन ये है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन आपके सामने ये है कि आर ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही है। जल्दी बताइए। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। भाई अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द तो निकाल देते हैं, लेकिन अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वो पृष्ठ तनाव घटाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो अपमार्जक होता है मैले कपड़ों में आसानी से चला जाता है और वहां जाकर के क्या करता है, एक तरह से उनको छुड़ाने में मदद करता है, दाग धब्बों को, जो कोई मैलापन होता है कपड़ों पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है काफी। एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन और कार्बन। जल्दी बताइए बच्चों, आसान सवाल है, कर लेंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने में जो है लोहे के साथ आपका क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए मैं छोटा कर देता हूं इसको। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए इसको। ऑप्शन आपके सामने है, एक तरफ आपको दे रखा है शुष्क बर्फ, जीन थेरेपी, क्रायोनिक्स, कोबाल्ट 60, और दूसरी तरफ वहाँ दे रखा है उनसे होने वाले, मतलब उनको मिलान करना है कि उनसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आंसर। जो शुष्क बर्फ है बच्चों, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जीन थेरेपी रक्त रोगों के उपचार हेतु। ठीक है, क्रायोनिक्स, क्रायोनिक्स क्या है आपका, जीवित, पुनर्जीवित करने वाले जीवित पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले स्क्रीन को। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। जल्दी से बताइए इसका जवाब। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में रहता है बच्चों। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न में फिर से छोटा कर देते हैं, क्योंकि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और फिर कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए एक तरफ लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, ब्यूटाइटिक अम्ल है। ठीक है, दूसरी तरफ नींबू, मतलब किस में पाया जाता है, क्या है, दुर्गंधयुक्त मक्खन, दूध और सिरका। जल्दी बताइए इसका जवाब। चलिए मैं बता देता हूँ इसको, आपका इसका आंसर आपको। देखिए लैक्टिक अम्ल क्या होता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल आपका सभी को पता होगा, तो सिरका में पाया जाता है। चाउमीन तो भाई आजकल सभी खा ही रहे हैं, चाउमीन के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। रोटी खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, चाउमीन ज़रूर खाएंगे। तो आप आजकल सबको पता है कि एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिरका में मुख्यतः, जो कि चाउमीन में डाला जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल बच्चों नींबू में, और आपका ब्यूटाइटिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर पढ़ लेना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के आधार से आपको उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में हार्मोन है, एंजाइम है, फास्फोलिपिड है, बहुलक है, लाइपेज, टेस्टोस्टेरोन, लेसिथिन, पॉलीइथीन। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका जवाब, मिलान करना है आपको। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका जो हार्मोन है बच्चों वो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये है आपका पहला जवाब, और एंजाइम जो है आपका लाइपेज। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, ए का दूसरा और बी का पहला, तो इस हिसाब से तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये ऑप्शन कहीं आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे, बाकी जो 2 हैं वो आप अपने हिसाब से मिलान कर लेना, कॉपी में ज़रूर नोट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है।
तो चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं बच्चों। सर्वदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है। ठीक है, ओ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आज आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि जो रक्त समूह की खोज की थी वो किसने की थी। ठीक है, तो रक्त समूह की खोज ध्यान रखना आपने किसने की थी भाई। रक्त समूह की खोज की थी आपकी लैंड स्टीनर ने 1900 में। कार्ल लैंड स्टीनर है इसका पूरा नाम। ठीक है, 1900 में इसने ये रक्त समूह की खोज की थी, जिसकी वजह से 1930 का इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा। और बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि सर्वदाता तो आपका ओ हो गया, और सर्वग्राही क्या होगा। सर्वग्राही बच्चों ए बी हो जाएगा। कभी एग्जाम में आएगा, इसको नोट कर लेना अलग से। ठीक है, ओ में ना कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यही कारण है कि ये सर्वदाता होता है और ये सर्वग्राही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी के सृजन में कौन सा पाया जाता है, ये सभी बता देंगे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। विटामिन डी के सृजन में, तो विटामिन डी के सृजन में बच्चों कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल का योगदान होता है। ठीक है, एक तरह से ये वसा में, फैट में, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और रिकेट्स रोधी भी होता है। मतलब जैसे बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो उससे ये बच्चों को बचाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है, मतलब क्यों कहलाता है बबल बेबी रोग, इसका नाम क्यों पड़ा है। यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। जल्दी से बताइए। बहुचर्चित बबल बेबी रोग, देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है ना, वो क्या करता है, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, इसीलिए इसको बबल बेबी रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए, आंसर दीजिए। चलिए इसका जवाब बता देते हैं आपको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है बच्चों ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों प्लेग। प्लेग एक छुआछूत से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखना। छुआछूत मतलब कैसे, बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। ठीक है, चूहे से, आपका चूहों और गिलहरियों में जो पिस्सू पाए जाते हैं उनके माध्यम से आपको दूसरे शरीर में देखने के लिए मिलेगी। मतलब दूसरे शरीर का वाहक इसमें क्या बन जाएगा आपका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहते हैं जीवाणु को। आगे बढ़ते हैं। जीव अंतः छेपक होता है। HIV प्रतिरक्षक, मिरिंज, जैव प्लास्टिक अंतः छेपक, वेदना रहित सुई अंतः छेपक, वेदना रहित सुई विहीन अंतः छेपक। देखिए सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है तो आप समझ लो कि एक कष्ट रहित प्रक्रिया होती है, इसमें रोगी को कोई कष्ट नहीं होता। ठीक है, तो वेदना रहित तो आएगा आपका। सुई अंतःछेपक या सुई विहीन अंतःछेपक। अंतःछेपक मतलब अंदर घुसाने से, बॉडी के अंदर आपको क्या करना है कि किस तरह से वो चीज़ डाली जा रही है कि मरीज को दर्द नहीं हो और उसका रोग भी ठीक हो जाए। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वेदना रहित सुई विहीन अंतःछेपक। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। यह भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ ही एक सवाल है, जल्दी से बताइए। टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सुसलूनर, बाइट। तो बाइट पता ही सबको, किससे जुड़ा हुआ है बाइट, सब कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि भाई सभी परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में आपका भारी जल को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी आए, चाहे वो आपको कोई भी परमाणु टेस्ट रिएक्टर दे दे लिख के, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर आ जाए, कोई भी आ जाए नाम यहाँ, लेकिन होगा उसमें मंदक के रूप में भारी जल का ही प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ये पहचानना है आपको। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। आगे अगला, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी? जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। भाई किसी परमाणु के नाभिक का टूटना बच्चों संलयन नहीं कहलाता, बल्कि नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है भाई ये। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रियान्वित नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना, देख लेना इसको थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। एक तरफ आपको जो है कुछ दे रखा है मैनोमीटर टाइप का, कार्बोरेटर, कार्डियोग्राम और सिस्मोमीटर, और दूसरी तरफ दे रखा है कि उनसे क्या मापा जाता है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको इसमें। कल भी ये सवाल आया था इस तरह का, तो सही सबको पता चल रहा होगा। सिस्मोमीटर से भूकंप मापा जाता है भाई, पृष्ठ तल की वक्रता तो नहीं नाप सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। यदि कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके, अच्छा नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर का चयन कूटों में करना है आपको। तो देखिए क्या है कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और कारण आर ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो आपको कूट के हिसाब से चयन करना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करेगा, आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। जल्दी से बताइए प्रश्न 24, जल्दी से बताइए प्रश्न 24, जल्दी बताइए, काफी आसान सवाल है ये आपके लिए। देखिए मैं बताता हूं आपको, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है बच्चों। देखिए क्या होता है, आपने गगनचुंबी इमारतें देखी होगी, तो उसमें तड़ित चालक जरूर लगाए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई वो आसमान को लगभग छू रही हैं। तो जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है भाई, उससे क्या करते हैं, बिजली निकलती है। ठीक है, और बिजली निकलती है तो वो उन इमारतों को ज़्यादा प्रभावित करती है जो कि उसके नज़दीक होगी, और काफ़ी तीव्रता के साथ प्रभावित करती है। तो ऊंचे भवन क्या है, उनको आसानी से क्षतिग्रस्त कर सकती है, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है तड़ित भाई जो बादल हैं उनके आसपास ही लगभग बादलों तक को छूती है इनकी ऊंचाई। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके ऊपर ना एक तड़ित चालक लगाया जाता है जो कि एक ऋणावेश वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है कि कोई भी चीज पृथ्वी से जुड़ी हुई होगी ना तो वो ऋणावेश वाली होगी, और ऊपर बादलों में जो आयन होते हैं वो धनावेश आयन होते हैं। तो जब धनावेश का ऋणावेश से संपर्क होता है तो इसको सीधा सीधा इसकी एक लाइन होती है जिसकी बिजली मतलब बिजली की क्या एक लाइन डाली जाती है जो कि ऋणावेश से सीधा भूमि तल के नीचे जाती है। तो ये प्लस आवेश को माइनस आवेश से ग्रहण करके भूमि के अंदर तक भेज देता है, जिससे इमारतों को कोई क्षति नहीं होती। वरना अगर बिजली गिरती है तो इमारतें टूट भी सकती हैं। इतना ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ये सवाल आपके पास एग्जाम में आ सकता है, इसको इसी तरह से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2,4-D क्या है? 2,4-D मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसके ऊपर। 2,4-D एक कीटनाशक है, विस्फोटक है, कवकनाशी है, खरपतवार नाशी है। तो बच्चों ये है एक खरपतवार नाशी। ठीक है, गेहूं तथा गन्ना आदि फसलों में खरपतवार का नाश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं वैज्ञानिक नाम पृथ्वी के। ठीक है, गति प्रेरक का कार्य होता है। यहां हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समाजित करता है, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो ये जो इसका कार्य है बच्चों, इसका कार्य है आपका हृदय स्पंदन को समाजित करता है। ध्यान रखना कि क्या होता है, ये हृदय स्पंदन को समाजित करता है। इसकी आवश्यकता बच्चों, गति प्रेरक की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है और स्पंदन दर 72 से 80 से घट करके 30 से 40 के आसपास पहुंच जाती है। यानी मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसका गति बढ़ाई जाती है हृदय के स्पीड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाइमिन है, तो कई बार बता चुका हूँ थाइमिन। कल भी चावल विटामिन नष्ट होने से किसी उस पर रोग हो रहा था। ठीक है, किसी देश में रोग फैल रहा था वो, तो उसमें बताया था थाइमिन क्या है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1।
तो चलिए विटामिन B1, ठीक है, थायमिन का से रिलेटेड होता है आपका। इसमें थोड़े से नोट कर लीजिए आप, मैं आपको आज थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, विटामिन बी के बारे में और कुछ अन्य विटामिन के बारे में भी कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर से नोट कर लें आप। B7 निकोटेनिक अम्ल, B12 साइनोकोबोलामाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, ठीक है। ये कुछ वैज्ञानिक नाम है, इसको आप जरूर से लिख लेना जो कि मैंने आपको बोले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकृमि यानी निमटोड़ से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, इंसेफ्लाइटिस। आप बोल रहे होगे पढ़ा भी नहीं जा रहा, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। कुष्ठ रोग, जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो बच्चों गोलकृमि यानी निमटोड़ से होने वाला रोग है आपका फाइलेरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है? आंत, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। बच्चों ये तो मैंने कल भी पूछा था आपसे सवाल, ठीक है, सभी बता देंगे इसका, ठीक है। मैंने कल सबसे ज़्यादा पूछा था, आज पूछ रहा हूँ सबसे कम, तो सबसे कम मस्तिष्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रखा जा सकता है, वह कहलाता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप, फाइल। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा जा सकता है, क्या कहलाता है बच्चों? तो सिलिकॉन की जो है कंप्यूटर में आपने देखा अधिकांश चिपें बनी होती हैं, ठीक है। 32 GB की भी होती हैं, 64 GB की भी होती हैं, अब तो 512 GB तक की भी आ गई, ठीक है। चिप्स, छोटी छोटी चिपें होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं और भंडार दुनिया भर का रखा जा सकता है इनके अंदर। कंप्यूटर में भी जो चिप्स होती हैं, IC चिप्स लगी होती हैं, वो भी इसी सिलिकॉन की बनी होती हैं, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको 31 प्रश्न कराए हैं, आपको इनको नोट करना है और बच्चों कमेंट में ज़रूर आप बताइए कि आपने भाई कितने सवाल सही किए, ठीक है। देखिए ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है, कि भाई ये चैनल आप लोग अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा होता है ना कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम अपने तक ही सीमित ना रखें, उसको आगे भी भेजें यार। ऐसा होता है ना कि भाई हम अपने तक रख के बैठे हुए हैं, उससे हमारा भी मतलब हम एक तरह से सेल्फिश बने हुए हैं। तो पता चल रहा है कि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में ऊपर वाला भी देख रहा है, सब चीज़ें ऊपर वाला भी आपको बोलेगा कि अच्छा बेटा अपने तक सीमित रखा हुआ है ज्ञान को, मतलब एक तरह से सेल्फिशनेस दिखा रहा है, तो चल ठीक है कोई बात नहीं, ये प्रश्न डालता ही नहीं एग्जाम में। आप जितनों का भला करने के बारे में सोचेंगे, नहीं अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और देखिए इसमें आप कोई घटेंगे भी नहीं। अगर आप एक फॉरवर्ड का क्लिक बटन दबा करके 5 बंदों को फॉरवर्ड कर देते हैं तो उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो ज़रूर से इस चैनल को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।